स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो 12th का टॉपिक चल रहा है तो पाचन तंत्र पढ़ रहे थे हम, और आज पाचन तंत्र का जो अंतिम पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसमें हमने पाचक ग्रंथियां पढ़ा है हमें। अब देखिए, पिछली क्लास में हमने पूरी आहार नाल के भागों को पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था मुख, गुहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, इन सब संरचनाओं को पढ़ा, इनके जो जो कार्य होते हैं, इनके अंदर जो जो परत होती है, उन सबको हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां। तो देखिए, हमारे मानव शरीर के अंदर 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत और तीसरी है अग्नाशय। तो देखिए, लार ग्रंथि होती है, वो मैंने आपको बताया था जब हम मुख गुहा वाला पार्ट पढ़ रहे थे, कि जो लार ग्रंथि होती है वो हमारे मुंह में पाई जाती है, मुख गुहा में पाई जाती है। दूसरी होती है यकृत, जो आमाशय के पास स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी अंग है ये, क्योंकि इसका वजन है वो लगभग 1.5 किलो से या इससे ऊपर ही होता है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तीसरी है अग्नाशय, जो छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर पाई जाती है, और क्या करती है, भोजन के पाचन के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए उनमें से ज्यादातर एंजाइम का निर्माण है वो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है मुख्य पाचक ग्रंथि। तो देखिए, जो ये तीनों ग्रंथियां हैं, ये क्या है, पाचक ग्रंथियां हैं। पाचक ग्रंथियां लेकिन इनमें से अगर आपको पूछा जाए कि मुख्य पाचक ग्रंथि कौन सी है, तो आपको आंसर क्या करना है, अग्नाशय। मुख्य पाचक ग्रंथि, तो मुख्य पाचक ग्रंथि कौन सी होगी, अग्नाशय होगी, और अन्य पाचक ग्रंथियां लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अब इनको हम एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहली है आपके लार ग्रंथि। मैंने आपको बताया था जब हम मुख गुहा पढ़ रहे थे कि जो लार ग्रंथि होती है वो हमारे मुंह में पाई जाती है, तो लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है। इनकी जोड़ी 3 होती है, यानी टोटल संख्या में कितनी होती है, 6 होती है ये। तो मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। वो 3 जोड़ी कौन कौन सी है, सबसे पहली है पेरोटिड ग्रंथि, दूसरी है सब मैक्सिलरी ग्रंथि, और तीसरी है सब लिंगुअल ग्रंथि है। इसको सब मैंडिबुलर भी बोला जाता है, क्योंकि जबड़े की हड्डियों में पाई जाती है। तो मैक्सिला और मैंडिबल है वो जबड़े की अस्थियां हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो हमारे कान के पास पाई जाती है, उसको कहा जाता है पेरोटिड ग्रंथि। दूसरी होती है जो हमारे जबड़े के पास पाई जाती है, जिसको बोला जाता है सब मैक्सिलरी, और तीसरी होती है जो हमारे जीभ के नीचे पाई जाती है, जिसे बोला जाता है सब लिंगुअल। तो मुंह में ये तीनों लार जोड़ी जो लार है ग्रंथियां हैं वो कहाँ पर होती है, इसको डायग्राम से बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए, आपको दिखाई दे रही है ये कान के पास स्थित है कौन सी ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि। पेरोटिड ग्रंथि ये कहां पर उपस्थित है, हमारे कान के पास उपस्थित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद दूसरी है सब मैंडिबुलर, या इसको सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, हमारे यहाँ जबड़े के पास पाई जाती है। देखिए, ये जो पेरोटिड ग्रंथि है दोनों कानों के पास एक एक होती है, यानी जोड़ी में है एक, यानी संख्या में टोटल 2। उसी प्रकार सब मैंडिबुलर है, ये भी जबड़े के पास पाई जाती है, दोनों साइड एक एक होती है, सब मैंडिबुलर। या हम इसको सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, जैसा आपको मैंने नाम दिखाया, सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, या इसको कहा जाता है सब मैंडिबुलर। और तीसरी है जो जीभ के नीचे पाई जाती है, जिसे कहा जाता है सब लिंगुअल, अधोजीवा ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। जीभ के नीचे होती है, इसके कारण इसको क्या बोल दिया, अधो या नीचे, जीवा यानी जीभ के नीचे, तो इसको बोल दिया अधोजीवा। तो तीसरे प्रकार की होगी सब लिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। तो पहली है पेरोटिड ग्रंथि, दूसरी है सब मैंडिबुलर, और तीसरी है सब लिंगुअल ग्रंथि। तो ये आपके तीनों लार ग्रंथियां है। सैलिवरी ग्लैंड है जो मुख गुहा में पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो होती है पेरोटिड ग्रंथि, जो हमारे कान के पास स्थित होती है। दूसरी होती है सब मैंडिबुलर, जो जबड़े के पास स्थित होती है।
और तीसरी होती है सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे पाई जाती है। तो आप ये तीनों देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके तीनों लार ग्रंथियां थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम इनको पढ़ते हैं। जो लार ग्रंथि होती है उसके द्वारा किसका स्राव किया जाता है? लार ग्रंथि के द्वारा किया जाता है लार का स्राव। जो मुंह में हमारे लार होती है वो किन के द्वारा स्रावित होती है? तो जो लार ग्रंथि है उनके द्वारा लार का स्राव होता है। ये जो तीनों जोड़ी लार ग्रंथियां होती है ये क्या करेगी? नलिका होती है इनके अंदर, जिनके द्वारा ये लार स्रावित करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो लार ग्रंथियां होती है वो लार का निर्माण करती है। तो जो लार है उसमें क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं, या लार है वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो देखिए, लार का सबसे पहले हम देखते हैं संगठन। जो लार का संगठन है, यानी लार के अंदर जल पाया जाता है 98%, और उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं ना दो प्रकार के, टाइलिन और लाइसोजाइम, वो कितने होते हैं? 2% होते हैं। यानी लार में से जो पानी होगा वो 98% होगा, और जो एंजाइम होंगे वो कितने होंगे? 2% होंगे। 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लार के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक है टाइलिन एंजाइम और दूसरा है लाइसोजाइम एंजाइम। तो लार के अंदर जल की मात्रा होती है 98%, 2% होते हैं इसमें एंजाइम। और जो लार में एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है टाइलिन एंजाइम और एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। अब ये दोनों एंजाइम क्या क्या काम करेंगे? तो देखिए, अगर हम भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार, अगर हम स्टार्च खा रहे हैं, यानी अगर आपने भोजन में स्टार्च लिया है, स्टार्च या इसे मंड भी कहा जाता है, और सबसे ज्यादा स्टार्च किस में होता है? आलू में। तो यदि आप आलू खा रहे हो तो आलू के अंदर कौन सी शर्करा है? स्टार्च है। तो वो भोजन अपने मुंह में जाएगा, आलू को मुंह में भेजा जाएगा, तो मुंह में लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम है वो इस स्टार्च का क्या कर देगा? पाचन कर देगा, और इसको किस में बदल देगा? वो इसे बदल देगा माल्टोज में। और पूरे स्टार्च का पाचन नहीं करेगा, टोटल स्टार्च है उसका 30% पाचन करेगा। 30% स्टार्च या मंड का पाचन है वो मुख गुहा में कर दिया जाता है। किस एंजाइम के द्वारा? टाइलिन एंजाइम के द्वारा। और वो स्टार्च का पाचन करके उसको किस में चेंज कर देता है? माल्टोज में कर देता है। और इस टाइम जो लार की पीएच होती है वो होती है 6.8। वैसे नॉर्मली जो लार की पीएच होती है वो 7.4 रहती है, लेकिन जब इस टाइलिन एंजाइम काम करेगा तो लार की पीएच कितनी हो जाएगी? 6.8। तो ध्यान रखना, जो टाइलिन एंजाइम होता है वो हमारी लार में पाया जाता है, और ये क्या काम करता है? ये भोजन में उपस्थित 30% स्टार्च का पाचन है वो कर देता है, और उसको किस में बदल देता है? माल्टोज में। जो टाइलिन एंजाइम है इसका दूसरा नाम है एमाइलेज, तो आप इसको एमाइलेज भी बोल सकते हो। और जो स्टार्च है इसको और क्या कहा जाता है? स्टार्च को कहा जाता है मंड। ठीक है, तो ध्यान रखना, लार के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो जो टाइलिन एंजाइम होगा वो क्या करेगा? 30% स्टार्च, जो हमारे भोजन के अंदर स्टार्च उपस्थित है, अगर आप ऐसा कोई स्रोत खा रहे हो जिसमें स्टार्च है तो उसके 30% का पाचन हमारे मुंह में ही हो जाएगा। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो छोटी आंत है उसके अंदर मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण की क्रिया होती है, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत है वो हमारे मुंह में ही हो जाती है, क्योंकि जो स्टार्च है वो किसका रूप है? ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। तो स्टार्च या मंड का पाचन है वो मुख गुहा में हो जाता है, और कौन सा एंजाइम करता है?
टाइलिन एंजाइम करता है और इस टाइम जो रक्त की पीएच होती है वो कितनी होती है, जो लार की पीएच होती है वो 6.1 होती है। तो आपको यहाँ पे क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि जो लार है उसमें 98% है वो जल होता है, 2% एंजाइम होते हैं। दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम को एमाइलेज भी कहा जाता है और यह एंजाइम भोजन में उपस्थित 30% स्टार्च या मंड का पाचन करके उसको किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, फिर जो दूसरे प्रकार का एंजाइम है लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, अगर हमारे भोजन के साथ कुछ सूक्ष्म जीव, हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस आदि आ गए हैं तो लाइसोजाइम की एंटीबायोटिक प्रवृत्ति होती है। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, उस भोजन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट कर देगा। तो लाइसोजाइम क्या काम करेगा, भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। तो आए आपके दोनों पॉइंट समझ में। जो लार के अंदर है, लार का संगठन क्या होता है, यानी लार के अंदर, लार में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी। तो लार, इन ग्रंथियों के द्वारा मुख्य गुहा में लार का स्राव किया जाएगा। लार का क्या संगठन होता है, क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं लार में, तो लार में 98% होता है वो जल होता है, 2% होते हैं वो एंजाइम होते हैं। और एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित 30% स्टार्च या मंड का पाचन करके उसे माल्टोज में बदल देता है और उस टाइम जो लार की पीएच होती है वो 6.8 होनी चाहिए। बाकी जो माल्टोज या बाकी स्टार्च का पाचन होगा वो कहाँ पर होगा, छोटी आंत में। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत होती है वो मुख्य गुहा में हो जाती है। देखिए स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है और इसके पाचन की शुरुआत हो गई है। तो आपको पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, आहार नाल में। वसा की पाचन की शुरुआत कहाँ होती है और प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख्य गुहा में हो जाती है टाइलिन एंजाइम के द्वारा, और प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में हो जाती है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा, जबकि वसा के पाचन होता है वो शुरू भी छोटी आंत में और पूर्ण भी छोटी आंत में होता है। और उस टाइम लार की पीएच कितनी होगी, 6.8, जब टाइलिन एंजाइम काम कर रहा होगा। और लाइसोजाइम एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट, दूसरी पाचक ग्रंथि आती है कौन सी, यकृत। पहली पाचक ग्रंथि पढ़नी थी हमने लार ग्रंथि, जो 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी। फिर दूसरी पाचक ग्रंथि हम देखते हैं यकृत, या इसे कहा जाता है लीवर, या सामान्य भाषा में इसे कहा जाता है जिगर। देखिए हमारे यहाँ आमाशय वाले पार्ट के अंदर एक त्रिभुजाकार संरचना होती है जिसको क्या कहा जाता है, यकृत। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये बिल्कुल देखिए, ये आपके ये वाला पार्ट है ना, ये पूरी क्या है, यकृत है, जिस 2 पालियों में बंटी होती है। ये इस प्रकार त्रिभुजाकार संरचना होती है जो 2 पालियों में बंटी होती है। ये होती है बाईं पाली और ये होती है दाईं पाली। ये यहां से लेकर यकृत यहां तक है। इसके 2 पालियां, एक बाईं पाली और एक दाईं पाली। फिर इसी चीज को आपको यहाँ पर देखिए बड़ा करके दिखाया गया है। ये है लेफ्ट लोब यानी बाईं पाली और ये है राइट लोब यानी दाईं पाली। ध्यान रखना, जो बाईं पाली होती है वो थोड़ी छोटी होती है और दाईं पाली होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। फिर जो यकृत होता है, ये आपका यकृत है, लीवर है, इसके नीचे एक छोटी सी थैले के जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे गॉल ब्लैडर या पित्ताशय।
ये जो थैले जैसी संरचना है वो क्या है, पित्ताशय। यकृत एक रस का निर्माण करता है जिस रस को बोलते हैं पित्तरस, और इस पित्तरस का निर्माण तो यकृत द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन इस पित्तरस का संग्रह किसमें होता है, पित्तरस का संग्रह होता है पित्ताशय। देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऐसी दानेदार संरचना दिखाई दे रही है, ये पित्तरस ही है जो यकृत में बनकर आ रहा है और किसके अंदर संग्रहित होगा, पित्ताशय के अंदर संग्रहित होगा, ये इसमें आ रहा है, और पित्ताशय के अंदर पित्तरस का संग्रह हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पित्तरस का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है, लेकिन पित्तरस का संग्रह है वो किसके द्वारा किया जाता है, पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। तो ये आपकी यकृत है वो इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। ये वाला पार्ट है वो, ये वाला पार्ट क्या है, आमाशय, और आमाशय के बाद बड़ी आंत, ये छोटी आंत ये बीच में, ये बड़ी आंत साइड में, इधर है वो अग्नाशय पाया जाता है। तो यकृत का इधर की साइड होता है आपके आमाशय के बिल्कुल पास में। तो ये आपके सामने यकृत का डायग्राम दिखाया गया है स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये जो यकृत है ये क्या काम करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है जो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर क्या बना रहा है, पित्तरस बना रहा है, बाइल जूस बोलते हैं जिसको। इस पित्तरस का निर्माण है वो यकृत की कोशिकाएं करती है, और इस पित्तरस को फिर किस में डाल देती है, पित्ताशय में। यानी पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन पित्तरस का संग्रह किस में होता है, पित्तरस का संग्रह होता है पित्ताशय में। ठीक है, अब ये जो पित्तरस है ये क्या काम करेगा, जो पित्तरस है वो हमारे शरीर में वसा के पाचन में सहायता करता है। देखिए जो पित्तरस है वो खुद पाचन नहीं कर सकता है क्योंकि उसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होते हैं। यही कारण है कि पित्तरस को वास्तविक पाचक रस नहीं बोला गया है। क्यों नहीं बोला गया है, क्योंकि इस पित्तरस के अंदर स्वयं का कोई जो एंजाइम है वो नहीं होता है। जो जिस रस में एंजाइम नहीं होगा उसको हम पाचक रस नहीं बोल सकते। तो पित्तरस को पाचक रस नहीं कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वयं का कोई है वो एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए वास्तविक पाचक रस नहीं है। फिर ये क्या काम करेगा, ये किसी वसा के पाचन में सहायता करेगा। कब करेगा कि वसा को पाचित करने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइपेज, और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करना स्टार्ट तभी करेगा जब उसको वसा के साथ क्या मिला हुआ दिखाई देगा, पित्तरस। जब वसा के साथ अगर पित्तरस दिखेगा तो लाइपेज वसा को पाचित करेगा और उसको वसीय अम्ल में तोड़ देगा। और अगर वसा के साथ लाइपेज एंजाइम को पित्तरस नहीं दिखा तो फिर वो वसा का पाचन स्टार्ट नहीं करेगा। तो जो पित्तरस है वो वसा के पाचन में सहायता करता है, इसलिए ये आवश्यक है, बाकी ये खुद पाचन नहीं कर सकता। और क्वेश्चन आता है कि पित्तरस को वास्तविक पाचक रस क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें इसके साथ कई वर्णक पाए जाते हैं जो मल मूत्र को रंग प्रदान करते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, वो सब किस से निकलते हैं, यकृत से निकलते हैं जो पित्तरस के अंदर होते हैं। तो पित्तरस है उसमें कई वर्णक होते हैं जो मल मूत्र का रंग प्रदान करते हैं, बाकी पित्तरस पाचन स्वयं नहीं कर सकता, पाचन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपके यकृत की संरचना। फिर देखते हैं यकृत के कार्य। देखिए यकृत का काम क्या होता है, पहले देखते हैं यकृत के कुछ पॉइंट। मानव शरीर की यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है क्योंकि इसका वजन कितना होता है, 1.5 किलो। इतना ज्यादा वजन शरीर के और किसी अंग का नहीं होता है। जो मस्तिष्क होता है इसका वजन होता है 1400 ग्राम, यानी ये है 1500 ग्राम, वो है 1400 ग्राम। तो हमारा जो मस्तिष्क या ब्रेन है वो यकृत से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन यकृत है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। यकृत द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है, अभी बताया मैंने आपको, ये इसको बाइल जूस भी बोलते हैं। यकृत द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है और पित्तरस क्या काम करेगा, वसा के पाचन और अवशोषण में सहायक होगा। पाचन और अवशोषण नहीं करेगा, पाचन वो करेगा लाइपेज एंजाइम, लेकिन उस लाइपेज एंजाइम को सक्रिय कौन करेगा, पित्तरस। सक्रिय का मतलब है जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा को पाचित करना स्टार्ट तभी करेगा जब उसको क्या दिखेगा, पित्तरस दिखेगा वसा के साथ। तो पित्तरस है वो वसा के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। फिर देखते हैं हम यकृत के कार्य। ये जो पॉइंट है इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
या नोट कर रहे हैं साथ में तो ठीक है, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर देखते हैं हम यकृत के कार्य। तो देखिए यकृत के क्या क्या कार्य है। जो यकृत होता है वो क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है, जो हमने पहला पॉइंट देख लिया। दूसरा, यकृत क्या करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह। देखिए हमने भोजन कर लिया है और भोजन हमारे शरीर में बिल्कुल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ज्यादा भोजन है, उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, फिर भी ज्यादा भोजन आ गया है, तो मुख्य रूप से भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में। तो यकृत क्या करेगा, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलेगा, ग्लाइकोजन के रूप में बदलेगा और अपने अंदर क्या कर लेगा, संचित कर लेगा, संग्रह कर लेगा। फिर जैसे ही शरीर को भोजन की वापस रिक्वायरमेंट होगी तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलेगा और शरीर को दे देगा। क्योंकि जो भोजन उपयोग में लिया जाना है ना, वो किस काम में आता है, ग्लूकोज के रूप में काम आता है। और अगर भोजन का संग्रह करना है तो ग्लूकोज को संग्रहित नहीं कर सकते, हमें संग्रहित करने के लिए इसको किस में बदला जाता है, ग्लाइकोजन में बदला जाता है। तो अगर भोजन को संग्रह करना है तो ग्लाइकोजन में करेंगे और काम में लेना है तो ग्लूकोज के रूप में। क्वेश्चन आता है कि जंतुओं के अंदर भोजन है वो मुख्य रूप से किस रूप में संचित होता है, तो ध्यान रखना भोजन है वो किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और अगर आपको प्लांट्स का पूछे कि पादपों में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। आया समझ में आपको, पादपों में भोजन बनेगा वो भी ग्लूकोज के रूप में ही बनेगा, लेकिन संचित किस रूप में होगा, स्टार्च के रूप में। उसी प्रकार जंतुओं में हम जो भोजन करते हैं उसका पाचन होगा वो ग्लूकोज फॉर्म में होगा, और जब उसको आपको संग्रहित करना है, उसको उससे एनर्जी नहीं निकालनी, उसको स्टोर करके रखना है, तो फिर आप किस रूप में चेंज कर दोगे, उसको ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कर देंगे। और ग्लाइकोजन के रूप में ये किस में संचित रहता है, यकृत के अंदर रहता है। तो यकृत क्या करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह करता है। उसके अलावा यकृत के द्वारा एक विटामिन का निर्माण किया जाता है, विटामिन ए। तो ध्यान रखना यकृत का कार्य क्या है, भोजन का संग्रह करना ग्लाइकोजन के रूप में। कौन से विटामिन का निर्माण करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है। उसके अलावा देखिए हमारे शरीर के अंदर जब भोजन का पाचन होता है तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, और सबसे ज्यादा उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं अमोनिया के रूप में। अमोनिया के रूप में हमारे शरीर में जो पहला उत्सर्जित पदार्थ बनता है वो किस रूप में बनता है, अमोनिया के रूप में बनता है। अब देखिए जो अमोनिया होता है वो बहुत ज्यादा विषैला पदार्थ होता है, और उसको शरीर से उत्सर्जित करने के लिए जल की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इतना जल हमारे शरीर में भी नहीं होता है, और हम जलीय जीव भी नहीं है, जिससे क्या होगी, हम अमोनिया का उत्सर्जन कर पाए। तो फिर क्या इलाज है कि फिर ये इलाज है कि जो यकृत होता है वो उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बना है अमोनिया, जो ज्यादातर मात्रा में प्रोटीन के अवयवों से बनता है अमोनिया, और फिर इस अमोनिया को किस में बदल दिया जाता है, यूरिया में। कौन बदलता है, यकृत। अब ये यूरिया होगा, इसको उत्सर्जित करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होगी, और ये अमोनिया की तुलना में जहरीला भी कम होता है। तो यकृत क्या करता है, जहरीलेपन को कम कर देता है और अमोनिया के अलग रूप यूरिया में बदल देता है। फिर इस यूरिया को किडनी द्वारा शरीर से उत्सर्जित किया जाता है। तो ध्यान रखना आप ये पॉइंट कि यूरिया का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है, जबकि यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, वृक्क या किडनी करती है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होगा, यकृत में। यानी हमारे शरीर में पहले उत्सर्जित पदार्थ क्या बना था, अमोनिया, फिर अमोनिया को यकृत ने किस में बदल दिया, यूरिया में। ठीक है, तो हमारा मुख्य शरीर का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। फिर देखिए हमारे रक्त है वो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, कभी जमता नहीं है। तो हमारे रक्त को हमेशा द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए एक वर्णक आवश्यक होता है, और उस वर्णक को कहा जाता है हिपेरिन वर्णक। हिपेरिन वर्णक है, इसका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है।
इसलिए जो हिपेरिन है इसको बोला जाता है प्रतिस्कंदक कारक। स्कंदन किसको बोलते हैं? रक्त के जमाव को बोलते हैं। तो प्रतिस्कंदन यानी जमाव का विरोध करने वाला वर्णक कौन सा? हिपेरिन वर्णक। और इस वर्णक का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। अगला है फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण। हमारी प्लाज्मा के अंदर, रक्त की जो प्लाज्मा होती है इसके अंदर ये प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करेगी? रक्त का थक्का बनाएगी। रक्त का थक्का रोकेगा तो हिपेरिन, और बनाएगी कौन? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। रक्त का थक्का क्या होता है कि हमारे कहीं चोट लग गई है और थोड़ी देर बाद वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, वहां पर एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, उसी को क्या बोलेंगे? रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग। तो उसको बनाने में कौन सी प्रोटीन सहायता करती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन सहायता करती है। ठीक है, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन एक धागा बनाएगी जिसका नाम है फाइब्रिन धागा, और वो धागा क्या करेगा? चोट लगे स्थान पर जाल बुन तो ध्यान रखना, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन होती है वो रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है, और इस प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण है वो भी यकृत के द्वारा किया जाता है। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो ये आप पॉइंट देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। फिर नेक्स्ट देखिए पॉइंट, अगली जो पाचक ग्रंथि है तीसरी, वो क्या है? अग्नाशय। जो अग्नाशय ग्रंथि है इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। अब देखिए मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक होती है बहिस्रावी और एक होती है अंतःस्रावी। जो बहिस्रावी होगी वो क्या निकालेगी? एंजाइम निकालेगी, और जो अंतःस्रावी होगी वो क्या करेगी? हार्मोन निकालेगी। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। जो बहिस्रावी होगी वो क्या करेगी? एंजाइम निकालेगी, और अंतःस्रावी है वो हार्मोन निकालेगी। लेकिन हमारे शरीर की अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है, इसलिए इसको मिलाकर बोल दिया मिश्रित ग्रंथि। यानी जो ग्रंथि बहिस्रावी के रूप में भी काम करे, अंतःस्रावी के रूप में भी काम करे, तो ऐसी ग्रंथि को क्या कहा जाएगा? ऐसी ग्रंथि को कहा जाएगा मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, इसलिए अग्नाशय ग्रंथि को बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि भोजन के पाचन के लिए जितने एंजाइम चाहिए उनमें लगभग 99% एंजाइमों का निर्माण कौन करती है? अग्नाशय करती है। इसलिए अग्नाशय को कहा जाता है मुख्य पाचक ग्रंथि। नेक्स्ट देखते हैं अग्नाशय का डायग्राम। आपके देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत, ये देखिए आपकी क्या है? बड़ी आंत है ये आपकी छोटी आंत वाला पार्ट है ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, और यहां से फिर आगे यहां से इसके बार बार रहेगी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में ये जो आपको बिल्कुल ऐसी शेप दिखाई दे रही है, ऐसी शेप है, ये क्या है? अग्नाशय या पेनक्रियास। ये जो येलो कलर में देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है छोटी आंत और बड़ी आंत के पास में, इसको हम क्या बोलेंगे? अग्नाशय। इस प्रकार की संरचना, तो इसको बोलेंगे अग्नाशय, जो मानव शरीर की मुख्य पाचक ग्रंथि होती है। इसके पॉइंट देखिए, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो मुख्य रूप से भोजन के पाचन का काम करती है, ज्यादातर एंजाइमों को निकालने का काम करती है, इसलिए इसको बोलेंगे मुख्य पाचक ग्रंथि। इसके द्वारा कई एंजाइम निकलते हैं। एक तो देखिए जो लाइपेज एंजाइम है वो निकलता है, उसके अलावा एक निकलता है ट्रिप्सिनोजन, एक निकलता है काइमोट्रिप्सिनोजन, एक एंजाइम निकलता है एंटेरो। देखिए ये जो एंजाइम है ना, ये जब अग्नाशय से निकलेंगे तो ये निष्क्रिय अवस्था में होंगे, तो इनको सक्रिय करने के लिए जो आंत होती है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत, इनकी जो सबसे अंदर वाली परत होती है ना, म्यूकोसा, उससे एक एंजाइम निकलता है, उसको बोलेंगे एंटेरोकाइनेज। वापस बता रही हूं मैं पीछे कि जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, इनसे एंजाइम निकलते हैं कुछ, जैसे देखिए ट्रिप्सिनोजन,
काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, ये जो सब एंजाइम होते हैं ना, ये किस अवस्था में होते हैं? ये निष्क्रिय रूप में होते हैं। और फिर इनको सक्रिय किया जाता है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज ये एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलेगा। ये कहां से निकलेगा? छोटी आंत और बड़ी आंत की जो आंतरिक सतह है वो 4 परतों से बनी होती है, आपको पता है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा और जो पेशीय स्तर होता है। तो देखिए जो अग्नाशय है ये यहाँ से नलिकाओं के द्वारा किसका निर्माण करेगी? एंजाइमों का निर्माण करेगी। वो अभी जो ये एंजाइम निकालेगी वो एंजाइम कैसे होंगे? ये एंजाइम होंगे निष्क्रिय अवस्था में। तो इन एंजाइमों को सक्रिय करने का काम कौन कर रहा है? ये एंटेरोकाइनेज कर रहा है। ये एंटेरोकाइनेज कहाँ से निकलेगा? जो छोटी आंत और बड़ी आंत की अंदर परतें होती है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, पेशीय स्तर और सिरोसा। तो जो आंत का सबसे आंतरिक परत होती है जिसको बोलेंगे म्यूकोसा, उस परत से ये एंजाइम निकलेगा, म्यूकोसा से स्रावित। और ये क्या करेगा? इन एंजाइमों को सक्रिय करेगा। सक्रिय कैसे करेगा? जैसे ट्रिप्सिनोजन है वो निष्क्रिय अवस्था में, ट्रिप्सिनोजन है वो निष्क्रिय अवस्था में, तो इसको सक्रिय कौन करेगा? एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज इसको सक्रिय करके किस में बदल देगा? ट्रिप्सिन में बदल देगा। फिर इस ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा जो अन्य एंजाइम है अग्नाशय के, उनको क्या किया जाएगा? सक्रिय किया जाएगा। तो ध्यान रखना, जो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो एंजाइम निकलते हैं वो प्रारंभिक रूप में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। उन एंजाइमों में से एक एंजाइम को है वो एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम सक्रिय करेगा। एंटेरोकाइनेज है वो आंत्र की सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा से स्रावित होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत की जो सबसे आंतरिक परत होती है म्यूकोसा, वहां से ये एंटेरोकाइनेज सक्रिय होगा और ये निकलेगा। और ये क्या करेगा? सिर्फ एक एंजाइम को सक्रिय करेगा, ट्रिप्सिनोजन को। और किस में बदल देगा? ट्रिप्सिन में। इसने एक एंजाइम को सक्रिय क्यों किया? क्योंकि बाकी जो काम है वो ट्रिप्सिन कर लेगा। बाकी क्या करेगा? ट्रिप्सिन है वो जो दूसरे एंजाइम है ना, इनको क्या कर देगा? सक्रिय कर देगा। जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन है तो ट्रिप्सिन इसको किस में बदल देगा? इसको बदल देगा काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में। तो पॉइंट ध्यान रखना, अग्नाशय में, अग्नाशय से जो एंजाइमों युक्त जो पदार्थ निकलता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अग्नाशय रस। और वो रस भोजन के पाचन के लिए बहुत काम में आता है, इसलिए उसको बोला जाता है पाचक रस। अग्नाशय से ये एंजाइम निकलता है जो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इनमें से एक एंजाइम को एंटेरोकाइनेज सक्रिय कर देता है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत के सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा से स्रावित होता है। और फिर उस ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज सक्रिय करके ट्रिप्सिन में बदल देगा। और बाकी जो अग्नाशय के एंजाइम है उनको सक्रिय कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये थी स्टूडेंट्स आपके पाचन तंत्र वाला टॉपिक। तो यहाँ तक आपके अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके क्लास में सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। बाकी आपके ये पूरी क्लास थी जिसमें हमने पाचन तंत्र को पूरा पढ़ा। पहले पढ़ा हमने आहार नाल और उसके बाद पढ़ी पाचक ग्रंथियाँ। तो ये थी आपकी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।